भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। दोनों देशों के बीच बढ़ेगा सहयोग। द्विपक्षीय व्यापार 5 वर्षों में $5 अरब से अधिक पहुंचाने का लक्ष्य। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। जेट परीक्षा की विसंगतियों पर राज्य सरकार को घेरा। कहा, परीक्षा में गड़बड़ियां चिंताजनक। सांसद सांस्कृतिक महोत्सव को लेकर रांची में तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बच्चों की बनाई 400 से अधिक पेंटिंग का भी होगा प्रदर्शन। और आज से राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में गर्मी से मिल सकती है राहत। 3 मई तक कई इलाकों में गरज के साथ बारिश के आसार। तेज हवा के साथ वज्रपात की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार आज शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 142 सीट पर बुधवार को मतदान होगा। इन विधानसभा क्षेत्रों में उत्तर कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, हावड़ा, नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली और पूर्वी बर्धमान सहित 8 चुनावी जिले शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 29 अप्रैल को 142 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। दूसरे चरण में मतदान वाले विधानसभा क्षेत्र 8 चुनावी जिलों में आते हैं, जिनमें कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, हावड़ा, नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली और पूर्व बर्धमान शामिल हैं। बंगाल में दूसरे चरण के लिए 1448 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए 11 अतिरिक्त पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में 23 अप्रैल को रिकॉर्ड 93.19% मतदान दर्ज किया गया। 4 राज्यों केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए मतगणना 4 मई को होगी। बंगाल चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों समेत सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों के स्टार प्रचारक तूफानी रैलियां कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैरकपुर में रोड शो किया, जिसमें लोगों की भीड़ देखने को मिली। इससे पहले प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। ये रोड शो मेरे लिए राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रहा। मैं अनुभव करता था ये रोड शो मेरे लिए तीर्थ यात्रा की तरह रहे हैं। मैं मां काली के भक्तों के बीच जाता था तो संभवतः इसलिए मां काली भी मुझे निरंतर नई ऊर्जा से भरती जा रही थी। साथियों, आपको याद होगा जब जनवरी 2024 में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था, तो उससे पहले मैंने 11 दिनों का अनुष्ठान किया था, व्रत किया था। मैं दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों में गया था, देवी देवताओं से आशीर्वाद लिया था। इस चुनाव में भी मुझे वैसी ही अनुभूति हुई है जैसी अनुभूति किसी देवी मंदिर के दर्शन के समय होती है। इसके पीछे बंगाल के प्रति मेरा जो लगाव रहा है
शक्ति की भक्ति रही है। मेरे व्यक्तिगत जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का ये ऊर्जा केंद्र रहा है। बंगाल के महान व्यक्तित्वों की प्रेरणा रही है और ईश्वर रूपी आप जनता जनार्दन का अपार प्रेम रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच आपसी साझेदारी और मजबूत होगी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 5 वर्षों में $5 अरब से अधिक तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के लिए समझौता काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। इससे भारतीय उत्पादों को न्यूजीलैंड बाजार में बड़े पैमाने पर ड्यूटी फ्री पहुंच मिल सकेगी। FTA के लागू होने के बाद टेक्सटाइल, प्लास्टिक, लेदर और इंजीनियरिंग जैसे श्रम गहन क्षेत्रों के उत्पाद जीरो ड्यूटी पर न्यूजीलैंड जा सकेंगे। न्यूजीलैंड ने समझौते के तहत अगले 15 वर्षों में भारत में $20 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने की घोषणा भी की है। Friends, our bilateral trade is small, but our ambitions are big. We must look at the true potential of this partnership, expand our complementarity in areas of agri-tech, food processing, clean energy, leverage markets in our two countries and across the world, see our skilled talent can work with innovation and technology in New Zealand. राज्यसभा में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव सामने आया है, जिसने संसद के समीकरण को बदल दिया है। राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन ने आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के भारतीय जनता पार्टी भाजपा में मर्जर को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले राज्यसभा के 7 सांसदों के भाजपा में विलय को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही भाजपा की राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 113 हो गई है। उसके इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब उसने यह आंकड़ा छुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए ये करारा झटका है और वो उच्च सदन में 10 से सीधे 3 पर आकर ठहर गई है। ये सभी सांसद पंजाब के हैं और वहां अब आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक सांसद बचा है। बलबीर सिंह सिचेवाल ने पार्टी नहीं बदली है, जबकि अन्य 7 सांसदों ने उद्देश्य से भटकने का आरोप लगाते हुए राघव चड्ढा की लीडरशिप में पाला बदला है। तो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है, क्योंकि 7 सांसदों ने भाजपा में विलय किया है और अब आम आदमी पार्टी के पास महज 3 सांसद ही रह गए हैं। तो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और भी मजबूत हुई है। वहीं आपको बताएं कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के पास मात्र 29 सांसद हैं। TMC के 13 और DMK के 8 सांसद हैं राज्यसभा में। संसद का उच्च सदन राज्यसभा YSR कांग्रेस की बात करें तो इस पार्टी के पास 7 सदस्यों की संख्या है। तो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की संख्या लगातार सदस्यों की बढ़ी है और इतिहास रचते हुए राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी बिजू जनता दल के पास 6 सांसद संख्या है और उच्च सदन में झारखंड कोटे से 1 सीट रिक्त है। और ऐसे में अगर हम अंक को देखें तो 113 की संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास है सदस्यों की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रही अनियमितता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की स्थिति राज्य में लगातार बदतर होती जा रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से कल आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा में सामने आई गंभीर खामियों ने पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बोकारो और रांची के एक परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र तक नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण वहां परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इसके अलावा अंग्रेजी विषय में एक ही पैसेज से एक ही प्रश्न को 2 बार पूछना और एक प्रश्न में विकल्प का गायब होना यह दर्शाता है कि परीक्षा आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। राजधानी रांची के ऑड्रे हाउस में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय सांसद सांस्कृतिक महोत्सव और स्वदेशी मेला की तैयारियां अंतिम चरण में है। महोत्सव में ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी देखने को मिलेगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर आयोजित इस महोत्सव में बच्चों द्वारा बनाई गई 400 से अधिक पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उद्घाटन समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। महोत्सव में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 125 से अधिक स्टॉल स्वदेशी उत्पादों के लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्किल इंडिया मिशन को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के शिक्षण संस्थानों में कौशल विकास की मुहिम तेज हो गई है। इस कड़ी में गोड्डा कॉलेज में नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम पर एक दिवसीय रोजगार मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोड्डा कॉलेज में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास केंद्र की नेट्स योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में 250 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच की दूरी को कम करना और छात्रों की एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना है। कार्यक्रम में गोड्डा अदानी पावर के अधिकारी भीकम सिंह ने ऑनलाइन इंटरेक्शन के दौरान एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि अदानी पावर आगामी दिनों में कॉलेज की 15 विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें पावर सेक्टर में विशेष स्किल्ड ट्रेनिंग प्रदान करेगी। दिल्ली और कोलकाता से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में स्नातक करने वाले छात्र इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जहां उन्हें 12,300 रुपए तक का मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। ट्रेनिंग के बाद आईटी, ऑटोमेटिव, टेलीकॉम और एआई जैसे क्षेत्रों में 80% छात्रों को सीधे नौकरी मिल रही है। कार्यशाला में न केवल नौकरी बल्कि स्वरोजगार पर भी जोर दिया गया। ट्रेनिंग के बाद मिलने वाले एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सर्टिफिकेट की मदद से छात्र अपनी इंडस्ट्री भी शुरू कर सकते हैं। अगले 2 वर्षों में टाटा और रांची समेत पूर्वी भारत के कई बड़े शहरों में 10 विशेष जॉब मेले आयोजित किए जाएंगे। गोड्डा से नीरब की रिपोर्ट। जल शक्ति मंत्रालय की टीम जल जीवन मिशन फेज 2 की समीक्षा के लिए मई महीने में रांची आएगी। केंद्रीय टीम के दौरे और संबंधित विभाग को रिपोर्ट सौंपने के बाद 28 लाख नए घरों तक पाइप से पेयजल पहुंचाने की योजना प्रारंभ होगी। जल जीवन मिशन के दोनों चरण मिलाकर राज्य में 60 लाख से अधिक घरों में जल पहुंचाया जाना है। पहले चरण में करीब 28 लाख घरों तक पानी पहुंचाना प्रारंभ हो चुका है और गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत योजना के पूर्ण होने की अवधि बढ़ाकर साल 2028 तक कर दी है। साल 2024 में प्रारंभ की गई जल जीवन मिशन योजना अभी 4,400 गांवों में चल रही है। फेज 2 में 1600 नए गांवों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जामताड़ा में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आम लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिलने से गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को बड़ी राहत मिल रही है। यही वजह है कि इन केंद्रों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और अब यहाँ लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी है। केंद्र सरकार की पहल के तहत जामताड़ा में संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर 50 से 90% तक सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। शुरुआत में जिले में एक ही केंद्र था, लेकिन बढ़ती मांग को देखते हुए अब 2 केंद्र संचालित हो रहे हैं। लाभार्थियों का कहना है कि जो दवाएं बाजार में 100 से 150 रुपये में मिलती है, वहीं जन औषधि केंद्र में 25 से 30 रुपये में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पर दवाइयाँ बाजार से बहुत कम रेट में मिलता है, जो कि आम जनता को, गरीब तबका को बहुत पैसा का बचत हो जाता है। और जैसे कि दवाइयाँ कोई 100 रुपया है तो वो तो 50% कम रेट में मिलता है, 50 के नीचे ही। लेकिन कोई दवाइयाँ 100 लगाती हैं तो 10 टका में भी उसको मिल जाता है। ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो हमारे जामताड़ा में है, वो गरीब लोगों के लिए बहुत ही सहायक है। गरीब लोग जो कीमती दवाएं नहीं ले सकती है, वो
ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में उनके लिए सुलभ है और सस्ते में दवाई मिलती है। जन औषधि केंद्रों पर लोगों की बढ़ती भीड़ इस योजना की सफलता की कहानी बयां कर रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि यहाँ की दवाएं सस्ती होने के साथ साथ गुणवत्ता में भी बेहतर है। कई लोगों ने बताया कि महंगी दवाएं अब बेहद कम कीमत पर मिल रही है, जिससे उनके इलाज का खर्च काफ़ी कम हो गया है। जन औषधि केंद्र के बारे में ये बताना चाहूँगा, मैं भी उसका उपयोग करता हूँ और जो कि मैं जनरल मार्केट में दवाई कीनता था तो 1500 रुपये की दवाई आती थी, वो दवाई हमको 1 महीने में 300 रुपये में मिल जाती है। लेकिन जन औषधि में दवाएँ हैं, प्रोटीन भी है, जो नए लड़के लोग खेला उला करते हैं उनके लिए प्रोटीन भी है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आज गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए बड़ी राहत बनकर उभरा है। सस्ती दवाओं की उपलब्धता ने जहां लोगों का आर्थिक बोझ कम किया है, वहीं इलाज को भी आसान बना दिया है। जामताड़ा से उज्जवल सिंह की रिपोर्ट। भारत की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना ने एविएशन सेक्टर में नई क्रांति ला दी है। 93 नए एयरपोर्ट इस योजना से जुड़ चुके हैं और अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग हवाई यात्रा कर चुके हैं। उड़ान योजना ने आम नागरिक के सपनों को उड़ान दी है। गौरतलब है कि आज ही के दिन 9 वर्ष पहले उड़ान योजना की शुरुआत हुई थी। सत्ताईस अप्रैल 2017 जब भारत का एविएशन सेक्टर एक ऐतिहासिक उड़ान का साक्षी बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान योजना के तहत पहली फ्लाइट का उद्घाटन किया। एक ऐसा मिशन जिसका उद्देश्य हर भारतीय के लिए हवाई यात्रा को सुलभ बनाना है और इसका आने वाले समय पर बहुत बड़ा असर पड़ा। सिर्फ 1 दशक से भी कम समय में भारत का एयरपोर्ट नेटवर्क दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। 2014 में 74 एयरपोर्ट से बढ़कर 2024 तक 150 से ज्यादा एयरपोर्ट हो चुके हैं, यानी 115% से अधिक की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। केवल उड़ान योजना ने ही 93 ऐसे एयरपोर्ट्स को जोड़ा है जो पहले हवाई सेवा से नहीं जुड़े थे या कम जुड़े हुए थे। इनमें हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रोम भी शामिल हैं। इस योजना के तहत 640 से ज्यादा रूट शुरू किए गए हैं, जो दूर दराज के शहरों को बड़े महानगरों से जोड़ते हैं और क्षेत्रीय विकास को गति देते हैं। The tier 2 and tier 3 cities always used to have a challenge of connectivity, but due to the Udan scheme, the scheme of the for the common people had given a lot of liberty to the airlines to operate the smaller segment, and now under this scheme in the past 10 years we can see 600 new routes connectivity, and a lot of new airlines started operation under this scheme only because of the subsidies which these airlines are getting. लेकिन सबसे बड़ी सफलता की कहानी बने यात्री। 2017 में जहां यात्रियों की संख्या ना के बराबर थी, आज उड़ान योजना के तहत 1.5 करोड़ से ज्यादा यात्री 3.2 लाख से अधिक उड़ानों के जरिए उड़ान भर चुके हैं और पहली बार उड़ान भरने वालों को भी इस सेक्टर से जोड़ा गया है। दरअसल इस योजना ने भारत को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन मार्केट में से एक बना दिया है, जहां हवाई यात्रा अब सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं रही। छोटे शहर अब एविएशन मैप पर हैं, पर्यटन बढ़ा है और व्यापार को नई गति मिली है। दूर दराज की हवाई पट्टी से ऊंची उड़ान भरते आसमान तक उड़ान योजना ने सिर्फ उड़ानें शुरू नहीं की, इसने सपनों को जोड़ा है। एक ऐसा विजन जिसने भारत को नए पंख दिए और लाखों लोगों को उनकी पहली उड़ान का मौका मिला है। 2017 में एक उड़ान से शुरू हुई उड़ान योजना आज लाखों लोगों को हवाई सफर से जोड़ रही है। छोटे शहर अब सीधे बड़े शहरों से जुड़ रहे हैं और देश की उड़ान नई ऊंचाइयों पर है। कैमरा पर्सन विकी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। शिक्षकों के आंकलन के लिए तीसरे राउंड का टीचर नीड असेसमेंट 12 से 14 मई तक आयोजित होगा। इसमें हाल में नियुक्त 10,000 सहायक आचार्यों को भी भाग लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर पंजीकरण जारी है, जो 5 मई तक चलेगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसे लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिशा निर्देश दिए हैं। इन जिला पदाधिकारियों को समन्वय बनाकर अधिक से अधिक शिक्षकों का इसमें भाग लेने के लिए पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि वे इस आंकलन परीक्षा में भाग ले सकें।
जमशेदपुर में आयोजित लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में आध्यात्म, संस्कृति और विश्व शांति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। इस धार्मिक आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी हिस्सा लिया और भारत की आध्यात्मिक विरासत को विश्व में सर्वोपरि बताया। जमशेदपुर के केबल टाउन मैदान में 11 दिवसीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि भारत की पहचान उसकी आध्यात्मिक शक्ति है, जिसे ऋषि मुनियों और संतों ने यज्ञ के माध्यम से स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि आज भारत न केवल आध्यात्मिक रूप से विश्व गुरु है, बल्कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तेजी से आर्थिक ताकत भी बन रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भी हम पीछे थे, लेकिन विगत आदरणीय अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हम दुनिया का बहुत तेजी से बढ़ती हुई तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। यानी हम अध्यात्म के क्षेत्र में तो दुनिया में हम एक नंबर है, आने वाले समय में हम आर्थिक क्षेत्र में भी दुनिया का एक नंबर देश भारत बनने हैं। महायज्ञ का नेतृत्व कर रहे संत जगदीश गौतम, जिन्हें जय मंगला बाबा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बताया कि यह उनका 129वां यज्ञ है। उन्होंने बिहार, बंगाल और झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विश्व कल्याण और मानवता के लिए यज्ञ किए हैं। उनका कहना है कि जहां यज्ञ होता है, वहां शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं लक्ष्मी नारायण ने बताया कि सुबह में यज्ञ और फिर कथा प्रवचन और शाम में जगराता का आयोजन हो रहा है। हमारा यज्ञ करने का मेन उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है विश्व कल्याण और मानवता जो जाता रहा है उसको उत्पन्न करना। और हमारा प्राचीन इतिहास जो था, जो मानव को कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, इस यज्ञ में वही सब सिखाया जाता है। और जहाँ यज्ञ होता है वो गांव शांति में रहता है, वो जिला शांति में रहता है, वो जगह शांति में रहता है। यहाँ पर 108 मूर्ति का स्थापना किया गया है। सुबह यज्ञ स्थल बनाया गया है, कथा हो रहा है, उसके बाद रात में जगरात्रा हो रही है। यह महायज्ञ न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है, बल्कि समाज में शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक जागरूकता का संदेश भी दे रहा है। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र के रेलवे लॉबी गेट के पास बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने रेलवे कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। नगर पुलिस अधीक्षक ललित मीना ने बताया कि मृतक आदित्यपुर का रहने वाला था और जमीन कारोबार से जुड़ा था। उन्होंने बताया कि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटनास्थल से खोखा बरामद किया गया है। धनबाद में आईआईटी आईएसएम के सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ ने श्रम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। संघ के महामंत्री प्रभात कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि संवेदक द्वारा हर महीने वर्दी के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं। विरोध करने पर उन्हें हटा दिया जाता है। अब तक संवेदक ने करीब 110 सुरक्षा कर्मियों को काम से निकाल दिया है। उन्होंने कार्रवाई नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। इनका दोष सिर्फ इतना था कि इन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाया और हमारे संघ से जुड़े। संघ से जुड़ने की वजह से इन पर यह कार्रवाई हुई। हमारे 110 गार्डों को अचानक हटाया गया और बाकी गार्ड भी वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं। बाकी गार्डों को रखा गया जो संघ से नहीं जुड़े। इनको सिर्फ संघ से जुड़ने की गुनाह की सजा दी गई और अपना हक के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इनको हटा दिया। संघ आंदोलन कर रही है। 20वीं नेशनल जूनियर फेडरेशन कप अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हजारीबाग के अफरोज अहमद ने ऊंची कूद में 2.9 मीटर छलांग लगाकर रजत पदक अपने नाम हासिल किया है। कर्नाटक में आयोजित इस प्रतियोगिता का आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और कर्नाटक एथलेटिक्स संघ द्वारा किया गया था। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। आरसीबी की टीम 10 अंक के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। टीम ने पिछले मैच में गुजरात टाइटंस को मात दी थी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के खाते में सिर्फ 6 अंक हैं और वो 7वें स्थान पर है। दिल्ली को पिछले मैच में इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने के बावजूद पंजाब किंग्स के खिलाफ हार मिली थी। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सुपर ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स को मात दी। सुपर ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स के सुनील नरीन ने निकोलस पूरन और एंडेन मार्करम को 0 पर चलता किया। केकेआर को सुपर ओवर में सिर्फ 2 रन का ही लक्ष्य मिला और वे जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 155 रन हासिल किए। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन ही बनाए। मोहम्मद शामी ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर मैच को सुपर ओवर में पहुंचा दिया। हालांकि लखनऊ की टीम सुपर ओवर जीतने में नाकाम रही। और इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए पहले मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया। चेन्नई के लिए 159 रन के लक्ष्य को गुजरात की टीम ने 2 विकेट खोकर 16.4 ओवर में हासिल किया। गुजरात की ओर से साई सुदर्शन ने सर्वाधिक 87 रन बनाए। और अगर इससे पहले की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट चटकाए और 158 रन बनाए। चेन्नई की ओर से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 74 रन की नाबाद पारी खेली। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार कई इलाकों में आगामी 3 मई तक गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवा के साथ वज्रपात भी हो सकता है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 44.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा। और अन्य मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। दोनों देशों के बीच बढ़ेगा सहयोग। द्विपक्षीय व्यापार 5 वर्षों में $5 अरब से अधिक पहुंचाने का लक्ष्य। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। जेट परीक्षा की विसंगतियों पर राज्य सरकार को घेरा। कहा, परीक्षा में गड़बड़ियां चिंताजनक। सांसद सांस्कृतिक महोत्सव को लेकर रांची में तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बच्चों की बनाई 400 से अधिक पेंटिंग का भी होगा प्रदर्शन। और आज से राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में गर्मी से मिल सकती है राहत। 3 मई तक कई इलाकों में गरज के साथ बारिश के आसार। तेज हवा के साथ वज्रपात की चेतावनी।